नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आंसर। ये प्रीवियस ईयर्स के वो प्रश्न हैं जो रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए पहली बार देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप गलत ना कर पाएँ और आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित में से किसके किनारे प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है यह प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा घग्गर और हाकरा नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घग्गर और हाकरा नदी के किनारे सबसे अधिक संकेंद्रण प्राप्त होता है, मतलब स्थान सबसे ज़्यादा इन्हीं नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्न में से किसकी रचना है? अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन इनमें से किसकी रचना है? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन यह रोमिला थापर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? क्वेश्चन है, 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर डाला था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उस शासक का नाम था परमार वंश का शासक सियक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमार वंश का शासक सियक 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू वह केंद्र है, वह स्थान है जहां पर शैव संप्रदाय का शिक्षा केंद्र नहीं था। बाकी कश्मीर, श्रृंगेरी और मदुरई में यह केंद्र स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित किया जाता है, इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे की मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा सांस्कृतिक काल से संबद्ध किया जाता है, इनमें से किस स्थान से वह प्राप्त हुआ है? तो वह तांबे की मूर्तियों का एक निधान जो है यह दायमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर दायमाबाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण कहलाता था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वह किस अंग का आभूषण कहलाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में संबंधित निष्क जो आभूषण था वह गले का आभूषण होता था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबद्ध है वह कौन सा है? क्वेश्चन है, सुमेरिया के सूसा नगर से प्राप्त प्रायः 30 मोहरों का जो जिक्र हमेशा मिलता है, वो 30 मोहरें जिस सिंधु नगर से संबंधित है वह नगर कौन सा है? तो वो 30 मोहरें जो है लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी लोथल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था? अशोक के बारे में यह किस अभिलेख में लिखा है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अशोक का वह अभिलेख कौन सा है? तो लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ किए थे, तो वह अभिलेख है रुम्मिनदेई अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? इनमें से वह वैज्ञानिक कौन है जिसे 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1917 में नाइट की उपाधि प्राप्त हुई थी जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक थे जिन्हें 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध जो है यह 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों को इनमें से कौन से प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी के लोगों को यहाँ पर केस, रंग, रोगन, खिजाब जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों को केश, रंग, रोगन या खिजाब जिसे हम कहते हैं, इस श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी, बालों को रंगने की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? इनमें से कौन से उपनिषद में मृत्यु संबंधित चर्चा की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मृत्यु संबंधित चर्चा जो है कठोपनिषद में करी गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र वह उपनिषद है, वह ग्रंथ है जिसमें जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य था या सत्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल के समय में जो कर लिया जाता था, तो कराधान से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन नंबर सी, केवल क्षत्रियों पर कर का भार था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, यह कराधान संबंधित विचार जो है इस क्वेश्चन के लिए सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो है सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अवंती वर्मन ने। ऑप्शन नंबर ए, अवंती वर्मन ने कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? हड़प्पा कालीन लोग जो थे, इनमें से किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो हड़प्पा के समय के लोग जो हैं हर जगह से, यहाँ पर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, उपरोक्त सभी जगह के लोगों से समृद्ध व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा है? फारसी भाषा में जफरनामा इनमें से किस सिख गुरु ने लिखा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। प्रश्न का सही उत्तर है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इनमें से कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अवध। अवध के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? इनमें से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर राजा इनमें से थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था?
पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था? पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूना पैक्ट जो है यह दलित वर्ग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है यह की गई थी सन 2007 में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? भारत के वह क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस जी। प्रश्न का सही उत्तर है भारत के वे क्रांतिकारी थे जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष जो है यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? इनमें से कौन सा आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप इनमें से पाली रूप है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है पाली प्राचीन देवनागरी लिपि का प्राचीन आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली जो धातु थी वह कांसा थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र कौन से शासक ने पहली बार जीता था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र जो है यह पहली बार जीते थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तमिलों के सबसे प्राचीनतम देवता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कृष्ण, शिव, मुरुगन और मरियम्मा देवी। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तमिलों के सबसे प्राचीनतम देव जो है यह मुरुगन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेष या कंकालों से हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिखरे हुए अस्थि कंकाल। इससे हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैनिक आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ पर राजतंत्र था? प्राचीन भारत में इनमें से कहाँ पर राजतंत्र था? तो ऑप्शन है कौशाम्बी, मगध, कौशल या उपरोक्त सभी। तो आप जानते ही हैं, तो प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी जगह, इन तीनों ही जगह राज शासन था। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? संगम काल में विदेश व्यापार जो विकसित हुआ था उसको विकसित होने के लिए सर्वाधिक कारक इनमें से कौन सा ऑप्शन माना जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो और डी ऑप्शन ये रहा आपके सामने, यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना, और बाकी ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेशों से सीधा व्यापारिक मार्ग होना संगम काल में विदेशों के व्यापार विकसित होने का महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा वे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन हुआ करते थे। हड़प्पा की सभ्यता के जो बर्तन होते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगर से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है?
हड़प्पा के लोग जो अपने नगरों से पलायन कर रहे थे, इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण हो सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जलीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलीय परिवर्तन वह युक्ति संगत कारण है जिससे हड़प्पा के लोगों ने अपने नगरों से पलायन किया होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा करता था? तो मगध के अजातशत्रु का सदैव वैशाली, ऑप्शन नंबर ए वैशाली राज्य या गणराज्य के साथ युद्ध रहा करता था। ऑप्शन नंबर वैशाली प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौंदरानंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौंदरानंद जो है यह अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। संगम काल की तीन प्रमुख शक्तियां चोल, चेर और पांड्य, ये संगम कालीन की प्रमुख तीन शक्तियां हैं। चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संगम काल के समय की ये तीन शक्तियां थीं, इनके संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संघर्ष का मुख्य कारण था उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन विशेषता जो आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है कि यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निम्नलिखित में से या निर्मित विशाल स्नानागार को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो जो बने थे मोहनजोदड़ो में, दुर्ग में जो विशाल स्नानागार बने थे, इसको किसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम अनावृष्टि अथवा अन्य किसी आपातकालीन में उपयोग किए जाने के लिए जल संग्रह के लिए प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शासन की बात करें तो नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है, संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध राजवंश कौन सा था जिससे था वह? तो करिकाल जो है चोल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्य फसलें कौन थी? मतलब जिस पर वो कृषि करते थे, जिन फसलों की वो उगा ही ज़्यादा करते थे। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्य फसलें जो थीं वो थीं गेहूं, जौ और सरसों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे, कारण क्या है? तो विशाल अन्नागार होने का मुख्य कारण हड़प्पा कालीन सभ्यता में ये जो था वह क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी ऑप्शन में क्या है? करों का भुगतान उपज या जिन्स के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्नागार एक प्रकार के सार्वजनिक कोष हुआ करते थे। गांवों के अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था। खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन से किया जाता था, इसी कारण से अन्नागार उपस्थित हुआ करते थे। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी, भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी इसीलिए सिकंदर सफल हो पाया। तो सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कमी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे, यह मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था। बाकी तीन कारण मौर्य वंश के पतन के कारण से संबंधित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संगम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो संगम
प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य नार ने की थी, ये भी सही है। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्य नार और तोलकपियम की ने बारी बारी की थी, बिल्कुल सही है। तृतीय संगम की स्थापना नक्कीरर ने की थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संगम के संबंध में। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ पर होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह लोथल स्थान पर होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थी सीरीज़ क्वेश्चंस जीके की। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्लास रोज होती है, आपको पर डे आना है। अभी और क्वेश्चंस मिलेंगे, बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।